नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान का फैसला, आर्मी चीफ असीम मुनीर करेंगे तेहरान का दौरा। अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान जाएंगे मुल्ला मुनीर। ईरान अमेरिका जंग खत्म करने की आखिरी कोशिश। ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान का बड़ा फैसला, आर्मी चीफ असीम मुनीर करेंगे तेहरान का दौरा। अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान जाएंगे मुल्ला मुनीर। ईरान अमेरिका जंग खत्म करने की ये आखिरी कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान का बड़ा फैसला, आर्मी चीफ आसिम मुनीर करेंगे तेहरान का दौरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान का फैसला, आर्मी चीफ आसिम मुनीर करेंगे तेहरान का दौरा। अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान जाएंगे मुल्ला मुनीर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग खत्म करने की आखिरी कोशिश इसे माना जा रहा है। ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान का बड़ा फैसला, असीम मुनीर को तेहरान भेजा जा रहा है मैसेज लेकर कि अब वक्त कम बचा है या कुछ और। एक्सपर्ट से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। जंग खत्म करने की आखिरी कोशिश या हमले से पहले अमेरिका ने मुनीर के जरिए एक बड़ा मैसेज ईरान को भेजने का ऐलान कर दिया है। इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स जल्दी से प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, खबर को डीकोड करने की हम कोशिश करेंगे। जंग खत्म करने की आखिरी कोशिश, फील्ड मार्शल असीम मुनीर जाएंगे ईरान। ट्रंप का मैसेज लेकर तेहरान जाएंगे मुनीर। जंग खत्म करने की आखिरी कोशिश इसे माना जा रहा है। पाक ने सीज फायर पर दिया था बयान, और वो बयान क्या था? वो इशारा दे रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, कि सीज फायर नाजुक मोड़ पे है, किसी भी वक्त टूट सकता है। ये पाकिस्तान की तरफ से ही मैसेज आया था कि नाजुक मोड़ पर सीज फायर है और किसी भी वक्त टूट सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। वे पाकिस्तान की मध्यस्थता पर खुद ईरान ने और कई और देशों ने सवाल भी उठाए हैं कि ईरान के साथ बातचीत, लेकिन सऊदी की मदद पाकिस्तान कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है। सऊदी भेजे फाइटर जेट और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। 8000 जवान भी सऊदी में तैनात किए। और मोहसिन नकवी दूसरी बार तेहरान पहुंचे हैं, उनके गृह मंत्री। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि जिस वक्त अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ईरान की एयरफोर्स को अपनी सरजमी पर शरण दे रहा था। और अब जब तेहरान पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी सरहदें ईरान के लिए खोल रखी हैं, तेल और व्यापार के लिए। तो सवाल तो कई हैं, जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। चर्चा की शुरुआत ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर आपके साथ। ये जो बड़ी अहम अपडेट आ रही है कि मुल्ला मुनीर जो हैं वो तेहरान के दौरे पर जाने वाले हैं। मोहसिन नकवी ऑलरेडी ईरान के दौरे पर थे। क्या मैसेज हो सकता है? क्योंकि दो स्टेटमेंट बड़ी आई हैं। ट्रंप का कहना है कि घड़ी की टिक टिक बहुत तेज होती जा रही है, और पाकिस्तान की तरफ से भी 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी, नाजुक दौर से जो है इस वक्त ये सीज फायर चल रहा है और किसी भी वक्त टूट सकता है। सर देखिए, कोई ड्रामेटिक ऑफर कि अमेरिका ने लास्ट मिनट पे कुछ ऐसा सोचा होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। दिस इज ये मतलब इस विजिट को मैं ज्यादा देख रहा हूँ कि भाई कुड बी ए लास्ट वार्निंग, जिसको आप बोल सकते हैं ना। इसमें कोई ऑफर नहीं है कि भैया हमला होने वाला है और ये बहुत बुरा होगा,
आई मीन कुछ नहीं बचेगा, उस टाइप का मैसेज देख लो। अब आप देख लो, समथिंग लाइक दैट। उससे ऊपर कुछ नहीं है। और इसमें ईरान से ज्यादा वो अपनी जान बचाने जा रहे हैं। ओके। मतलब ऑलरेडी उनके ऊपर डबल गेम खेलने का इतना प्रेशर आ चुका है कि अभी वो साबित करना चाहते हैं ट्रम्प साहब को भी, सऊदी अरेबिया को भी, मतलब जो फोर्सेस हैं, कि भैया हमने ने कुछ नहीं किया, हम तुम लोगों के साथ ही हैं और हम जेन्युइन कोशिश कर रहे थे। वो बेसिकली अपनी जान बचाने के ज्यादा चक्कर में है, क्योंकि अगर थोड़ा भी शक पड़ गया, इजराइल वैसे भी बोल चुका है कि भाई ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। इजराइल ओपनली जी। बोल चुका है दीपिक। तो उनको लगा कि अभी अगर बाकियों को भी लगा कि भी ठीक है, हम भी डबल गेम खेल रहे थे, तो ईरान का खत्म करने के बाद अगला नंबर हमारा आएगा। क्योंकि वैसे भी दुनिया में 2 ही देश हैं जो ऑफिशियली प्रॉक्सी चला रहे थे। अनऑफिशियली बहुत चला रहे होंगे, जी। पर ऑफिशियली जिनके पास प्रॉक्सीज थी, मतलब वो ईरान और पाकिस्तान है। ईरान के पास ठीक वो है सर। 3H ब्रिगेडियर थे। राजन जम्बाल सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन क्योंकि बड़ी खबर आ रही है उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। पीओके से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान, पीओके में ढेर। अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को बनाया निशाना। पीओके में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। बड़ी खबर, 2019 पुलवामा आतंकी हमले का प्रमुख साजिश करता था। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके में ढेर। अज्ञात हमलावरों ने उसकी जान ली है। पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पे नजर बनाई हुई हैं। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके में ढेर। अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को बनाया निशाना। पीओके में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हुई। हमजा बुरहान 2019 पुलवामा आतंकी हमले का प्रमुख साजिश करता था। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम वापस लौटेंगे। ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर, बड़ी अहम अपडेट, लेकिन आज भी कौन है वो अननोन मैन जिसे पाकिस्तान में घोस्ट कहा जा रहा है, जो आता है और आतंकियों का काम जो है तमाम कर देता है। एक ऐसा भूत जो पाक आतंकियों के पीछे पड़ा है, जिसे आईएसआई तक अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार है क्या ये चीज। देखिए, 16 मई की करीबन ये घटना है। ये 2 दिन पुरानी, आई थिंक। ये जो आपने बताया अभी, 2 दिन पहले ये मारे जा चुके थे दिल्ली। जहां तक सवाल है कि ये अज्ञात व्यक्ति, अननोन गनमैन कौन है, अभी किसी भी तरीके से आप समझ लो, ये कंप्रोमाइज आईएसआई भी हो, जी, तालिबान अफगानी भी हो सकते हैं, बलूची भी हो सकते हैं। भाई ये सब तो तंग है इनसे, और फंडिंग भी कहीं से आ सकती है। मतलब इन सारे ऑपरेशंस के लिए टारगेट लिस्ट कहीं से दी जा सकती है। एग्जीक्यूट करने वाले पाकिस्तान में 50 घूम रहे हैं। जी। लेकिन घूम ब्रिगेडियर रहे राजन जम्बाल हैं, सर, इनमें से क्या कहीं कहीं से वैसे तो नहीं, जैसे जो घोड़े काम के नहीं रहते उन्हें अक्सर गोली मार दी जाती है, कहीं आईएसआई अपने ही लोगों के खिलाफ कुछ वैसा तो नहीं कर रही है? देखिए, वो भी कुछ है। कुछ इसी बहते क्या बोलते हैं ना, बहते गंगा में हाथ धो ले, कि जब हो ही रहा है तो वो भी अपने कुछ सबूत यहाँ निशान मिटाने के चक्करों में जो पुराने घोड़े हैं उनको मारते जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम है कि सिर्फ पुराने घोड़े नहीं मर रहे, जी, काफी नए एक्टिव घोड़े भी मर रहे हैं। जो भाग रहे घोड़े हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, जी, जो अभी उनके काम के हैं। लेकिन मतलब तो अभी हो सकता है इससे ब्रिगेडियर राजन एक्सप्लेनेशन जम्बाल थोड़ा लंगड़े हो चुके ऊपर हों, है। रेस में दौड़ ना पा रहे हूं। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं सर। फिर मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी के पास हम जाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज तो आ रही है आपकी? हाँ डॉक्टर साहब, क्या मुल्ला मुनीर ईरान के दौरे पर जा रहे हैं, और उस वक्त जिस वक्त उनकी मध्यस्थता पर सवाल ईरान की तरफ से भी उठे, अमेरिका की तरफ से भी उठे, उस बीच ईरान का तेहरान का ये दौरा क्या मायने रखता है? वाकई में कोई बड़ा मैसेज है शांति का या फिर जंग का? कुछ नहीं, एक पुराना गाना था, डाकिया डाक लाया रे, वो डाक लेकर गए हैं, जी, वहां जाकर डिलीवर कर देंगे। लेकिन अपनी तरफ से अपनी अकल तो कुछ लगाएंगे नहीं, बस खुशामद करके आएंगे कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, इस बात की संभावना अवश्य है कि जिस तरह से ईरान
इस तरह की धोल दे रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो इस बार हम ऐसा जवाब देंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब वो सोचने वाला कौन सा हो सकता है? आईसीबीएम हो सकता है या न्यूक्लियर आर्सेनल हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए जरूरी है डिटोनेटर। तो इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, हालांकि काल्पनिक एजेंसी की अधिकृत पुष्टि नहीं कर सकता है कि कहीं पाकिस्तान ने डिटोनेटर की जो फैसिलिटी है वो तो ईरान को नहीं दे दी है, तभी इतना होइकड़ी भर रहा है ईरान। इतना सब नष्ट होने के बाद भी आज भी अड़ा हुआ है कि नहीं, मैं तो बहुत मजबूत हूँ और आपको बता दूंगा, सबक सिखा दूंगा, दांत खट्टे कर दूंगा और समुद्र में ही डुबा दूंगा। आप इतने बड़े बेड़े को समुद्र में डुबा देना, इज इट पॉसिबल? आज की तारीख में फौजी दृष्टि से देखा जाए और कूटनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो असंभव है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, माफी के साथ डॉक्टर साहब, माफी के साथ टोक रहा हूं, लेकिन जिस देश ने 40 दिन तक अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए और अमेरिका को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, उसने सीज फायर नहीं मांगा, अमेरिका को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, तो हौसले तो उसके बुलंद हुए होंगे ना सर? कुछ तो बात है उस सभ्यता में जो सदियों से चली आ रही है। अमेरिका तो है नहीं कि 300 साल में बना है। उसके बुलंद है जी, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एयर स्पेस उसके कंट्रोल में इस समय नहीं है जी, नेवी उतनी कमजोर पड़ रही है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता क्या है? अमेरिका अपनी फौज वहां उतारे, वो उतार नहीं सकता कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अब जो है उसने एक कमजोर नस पकड़ लिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके मित्र देश जो खाड़ी के हैं उन पर हम हमला करेंगे, और ये कहकर करेंगे कि अमेरिका के बेसिस को यहाँ से हटाओ। ये उसका टारगेट रहा है। यहाँ अमेरिका जो है एक तरह से फंस चुका है। निश्चित रूप से ये बात अपनी जगह सही है कि इस समय डिप्लोमेटिकली ईरान की पोजीशन काफी मजबूत है और इसीलिए वो उनको दांत खट्टे कर रहा है, लेकिन अधिक समय तक नहीं चल सकता। विनाश की लीला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध 4 साल से ऊपर हो गया, लेकिन निश्चित रूप से आगे पीछे उसको समझौता करना पड़ेगा, युद्ध रोकना पड़ेगा। युद्ध दो ही स्थिति में रुकता है, या तो कोई हार जाए या कोई जीत जाए। अब यहाँ हारने जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता है। निश्चित रूप से जो वेनेजुएला में उन्होंने किया था, मादुरो को उठा लिया था, या उनको उम्मीद ये थी कि वहां के अली खोमनाई को खत्म कर देंगे, ये घुट्टे टेक देंगे, लेकिन उनका कैलकुलेशन गलत निकला। और आज की स्थिति ये है कि इनको किसी ना किसी तरह से आंतरिक दबाव के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण, ऊर्जा के संकट के कारण, पूरी दुनिया में ऊर्जा का हाहाकार होने के कारण अब कोई ना कोई एमिकेबल सम्मानजनक समझौता करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर आता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ मैं। ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर एक शांति का मैसेज लेकर, पीस की बात लेकर अगर कोई देश का विदेश मंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए, समझ में चीज़ें आती हैं, लेकिन एक आर्मी चीफ अगर कॉम्बैट ड्रेस पहनकर ईरान जाता है, और तो क्या वाकई में पीस का मैसेज है? या ये मान के चले कि पाकिस्तान के अंदर ना रक्षा मंत्री, ना उनके विदेश मंत्री, ना प्रधानमंत्री, सब खत्म है, सब कुछ ये मान के चले जाए कि अब जो कुछ है ओवरऑल वो अब सिर्फ मुल्ला मुनीर हैं? या फिर एक जंग का मैसेज अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कि हम आर्मी के जरिए आपको यही मैसेज दे सकते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं? या पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि हम अपनी इन्वॉल्वमेंट भी अब कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये कोई मिलिट्री मैसेज अमेरिका की तरफ से नहीं है, उसके पास तरीके हैं मिलिट्री मैसेज देना हो। ये बेसिकली जिसको वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी बोलते हैं, एक्चुअली में वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। ये उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। पाकिस्तानी उसको हाइब्रिड डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, एक्चुअली में वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। ये मतलब उसी का नतीजा है कि भाई एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तान में भी नहीं, बाहर भी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर आर्मी चीफ वो ज्यादा पावरफुल है शहबाज शरीफ से। तो इसलिए उसको बोला गया कि आप जाओ, आप करो। तो ईरान को भी पता है हु इज रनिंग द शो इन पाकिस्तान, तो ठीक उसको भी उसी हिसाब से प्रोटोकॉल मिलता है। तो दिस इज जस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्लेन फैक्ट कि जिसको बताया मैंने, वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी बोलते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैसेज जो भी होगा वो अमेरिका ने ड्राफ्ट किया होगा, पाकिस्तान की तरफ से होगा नहीं।
जैसे चलिए। कि राम श्रीवास्तव जी ने बोला, वो खाली जाके वहां पे डिलीवर करेंगे, और जो बताया जाएगा वो आके वापस बता दें कि ये बात नहीं मानी गई, कि चलिए, जो भी आपने बोला यही था यही वो वही होना है। ठीक है, देखिए, एंड डाकिए ऑफ का द डे रोल आपका युद्ध कहना होना है ही कि होना है। पाकिस्तान प्ले आई कर एम रहा है। कन्विंस्ड। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। आपका कहना है कि डाकिए का रोल जो है पाकिस्तान प्ले कर रहा है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं सर। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। अमेरिका की दादागिरी पर लगने जा रही लगाम, रूस भारत चीन मिलकर बना सकते हैं आरआईसी। चीन के बाद भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन। अमेरिका की दुखती रग पर चीन का हाथ। अमेरिका की दादागिरी पर लगने जा रही लगाम, बड़ी खबर इस वक्त की। अमेरिका की दादागिरी पर लगने जा रही लगाम, रूस भारत चीन मिलकर बना सकते हैं आरआईसी। चीन के बाद भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन। अमेरिका की दुखती रग पर चीन का हाथ है। चीन ने वो नब्ज अब अमेरिका की पकड़ ली है, जिसको लेकर अब अमेरिका ना ताइवान बोलता है, ना ही ईरान बोल रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स, फिर एक्सपर्ट्स के पास। पूरी खबर डिटेल से आपको बता दें। G2 और आरआईसी के बीच टक्कर होने जा रही है, लेकिन देखिए खेल क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं G2 में यूएस और चीन मिलकर फैसला लें, ये ट्रंप चाहते हैं। वे पुतिन जो हैं वो आरआईसी पर काम कर रहे हैं। आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना। नेक्स्ट ग्राफिक्स। पुतिन चाहते हैं कि G2 नहीं आरआईसी बने, रूस भारत चीन मिलकर साथ आएं। चीन के बाद भारत आएंगे पुतिन। व्यवस्था पर पश्चिमी देशों का जो कंट्रोल है उसको अब यूरेशिया चुनौती देगा, इसकी तैयारी पुतिन चाह रहे हैं। यूएस की एक पक्षीय व्यवस्था को ये तीनों देश मिलकर चुनौती देना चाहते हैं। जिनपिंग ट्रंप की बातचीत फेल हुई है और ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका था, और इसके बाद जो खबर है कि बातचीत के लिए मार्क रूबियो भारत आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना का दौरा था उसे थोड़ा सा एक बार डिकोड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ट्रंप चूक कहां गए, हुआ क्या। दरअसल ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो अमेरिका के पास नहीं है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड है। और अमेरिका ने ईरान वॉर में 1000 टॉम हॉक मिसाइलें लगा दी हैं, इस्तेमाल उनका कर लिया है। 1000 मिसाइलों को बनाने के लिए 10 साल लगेंगे, लेकिन वो भी तब लगेंगे जब इसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स आएगा। मिसाइल बनाने के काम आता है सुमेरियन मैग्नेट, जो ईरान जिसकी प्रोसेसिंग करता है, और 90% प्रोसेसिंग चाइना में होती है। माफ करिए, ईरान नहीं, चाइना जिसकी प्रोसेसिंग करता है। दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भी चीन पर दुनिया निर्भर है, अमेरिका भी निर्भर है। और ये सुमेरियन मैग्नेट बड़ा अहम हो जाता है मिसाइल्स के लिए। यूएसए एआई कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, एआई भी चाहिए, एआई के लिए भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। चीन ने कसी नकेल तो अमेरिका फंस जाएगा, और ये एक बड़ी खबर है। और पूरा आपको समझना होगा कि शी जिनपिंग क्यों अब ताइवान के मुद्दे पर जब उन्होंने बात की तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते नजर नहीं आए, और ये कहते नजर आए कि अमेरिका इतने मील से किसी के लिए जंग लड़ने नहीं आएगा। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊँगा, उसके बाद ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर मैं आपके पास लौट के आता हूँ। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आरआईसी महज एक कल्पना है या आप उम्मीद कर रहे हैं कि साकार हो सकती है उस वक्त जिस वक्त ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं G2 बनाऊंगा और पूरी दुनिया के फैसले रूस, माफ करिए, चीन और अमेरिका लेंगे? देखिए, ट्रंप जो है चीन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं अपने पाले में जी, जो कि संभव नहीं है। रहा सवाल भारत का, भारत इस चीज को बहुत पहले से समझता था, इसीलिए संतुलन बनाए हुए रखे हुए है, और आज से नहीं पिछले एक दशक से वो संतुलन बनाए हुए है। रूस ने भी बहुत कोशिश कर ली अमेरिका से उसको दूर करने की, अमेरिका ने भी बहुत कोशिश कर ली भारत को रूस से दूर करने की, लेकिन हमारे जो देश है उसमें राष्ट्र हित सबसे पहले है। यही एक कारण है आज हमारा महत्व जो है अमेरिका को भी समझ में आ गया है, रूस को भी समझ में आ गया है, और दुनिया में हम जिस तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं,
हालांकि ये माना कि खाड़ी के युद्ध के कारण हमारी जो प्रगति है थोड़ी शिथिल हो गई है, लेकिन कुछ समय के लिए हुआ है और साल भर के भीतर भीतर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसका अनुमान मैं इसलिए लगाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदिए। इसका मतलब ये माना कि इस समय डॉलर जो है हावी हो रहा है रुपए के ऊपर, लगभग 97 रुपए $1 की कीमत हो गई है। लेकिन ये अगर हम अच्छी तरह से विकास की ओर चलते रहेंगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा और हम दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। और यही एक कारण है। आरआईसी बन सकता है। आरआईसी डॉक्टर साहब, मैं बहुत छोटे में आपसे समझना चाहूं, आरआईसी की जो संकल्पना पुतिन देख रहे हैं, क्या वाकई में चाइना और रूस एक मंच पर एक साथ आ सकते हैं उस वक्त जब एलएसी को लेकर दोनों के बीच विवाद है, गलवान हो चुका है, डोकलाम हो चुका है? देखिए, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है। ओके, निश्चित रूप से वो विवाद है और हम उसमें उनके जो विस्तारवादी नीति है उस पर विराम लगाने में सफल रहे हैं। हमारी कूटनीति सफल रही है और हमारी रक्षा नीति भी सफल रही है। लेकिन यहाँ जो आरआईसी का मेन मकसद ये है कि तेल के क्षेत्र में जो डॉलर की मोनोपोली है उसको खत्म करना है। अब रूबल में, रुपया में, युआन में अगर ट्रांजैक्शन होने लगेंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका की कमर टूट जाएगी। यही इसका असली मकसद है डिप्लोमेटिक भाषा में। और यही एक कारण है कि क्या ब्रिक्स के देश कोई करेंसी ला सकते हैं डॉक्टर साहब अपनी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी? ट्रंप ने टैरिफ क्या लगाया, ब्रिक्स के देश तो अपनी करेंसी भूल गए। कैसे उम्मीद करें डॉक्टर साहब, क्योंकि कड़वे सवाल हैं थोड़े से डॉक्टर साहब। उन्होंने टैरिफ लगाया, माना, लेकिन अगर उनका मुकाबला करते सब लोग जैसे भारत ने किया तो अपने आप वो फिसल आउट हो गए थे। उनका टैरिफ लगाना एक धौंस थी, एक व्यापारिक हंटर था, जिसकी वजह से जो लोग उन पर टोटली डिपेंडेंट हैं वो परेशान हो जाए और अमेरिका की शर्तें मान ले। लेकिन भारत ने उस रास्ते के बजाय आत्मनिर्भर भारत का रास्ता चुना, जिससे कि हम उनको इग्नोर करके अल्टरनेटिव सोर्सेज निकालकर वो सब चीजें जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर आता हूं डॉक्टर साहब, फिर आता हूं आपके पास। ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या पॉसिबिलिटी आप देखते हैं आरआईसी की, पुतिन का चाइना का दौरा, क्या चाइना जो है पावर सेंटर के तौर पे उभर कर सामने आया है? भारत का रोल यहाँ पर क्या होने वाला है? और क्या वाकई में भारत, चीन, रूस एक साथ एक मंच पर आकर अमेरिका की जो व्यवस्था है उसको चुनौती दे सकते हैं? कितनी पॉसिबिलिटी इसकी देख रहे हैं आप? काफी ज्यादा डिपेंड करेगा रशिया पे, बिकॉज रशिया ही बन सकता है चाइना और भारत का। पॉसिबिलिटी टेक्निकली हमेशा रहती है डिप्लोमेसी में। यहाँ से स्टार्ट हो सकता है कि रशिया प्रपोज करे कि भारत और चाइना का जो विवाद है सुलझाने के बजाय, सुलझाने में बहुत वक्त लगेगा, इसको 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। ये पहले भी हो चुका कई देशों के बीच में। फ्रीज मतलब कि भी इसमें कुछ ना किया जाए, जो जहां बेटर है इसकी बात ही ना की जाए, इसको बिल्कुल यहाँ पे फ्रीज कर दो, हम बाकी बातें करते हैं। आई थिंक चाइना भी इस वक्त यही चाहता है। एंड ये देखना है कि क्या भारत को ये मंजूर होगा कि नहीं, कि इसको कुछ समय के लिए पूरे विवाद को फ्रीज कर दो, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एंड देन वी कम टुगेदर। देखिए, तीनों के पास अलग अलग चीजें हैं। मतलब रोबोटिक्स में और अपना बैटरी टेक्नोलॉजी में और कुछ मतलब टेक्नोलॉजीज हैं, निशे टेक्नोलॉजीज, जिसमें चाइना दुनिया से काफी आगे है, काफी ज्यादा आगे है। इसी प्रकार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखिए तो भारत ने काफी टेक्नोलॉजियां विकसित कर ली हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। डिफेंस टेक्नोलॉजी में रशिया काफी आगे है। तो अगर तीनों मिलते हैं और टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो काफी फायदा है। जब तीन बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल सिस्टम्स पे, उसको हमें कम करना है, तो बेसिकली वो टॉक कर रहा है फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात। जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट के अंदर जितना भी ट्रेड होता है, चाहे वो पेट्रोलियम और ये दूसरी चीजों का ट्रेड हो या आदान प्रदान, वो स्विफ्ट सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें बैंकिंग चैनल्स अमेरिकन बैंक्स के थ्रू गुजरते हैं और वो ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। अब भारत ने जो अपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से यूपीआई सिर्फ एक है,
जो काम करने में वो 4 से 5 दिन लगाते हैं, वो मतलब ट्रांसफर पैसा ये वो है, यहाँ खड़े खड़े सेकंडों में हो जाता है और किसी का कोई पैसा भी नहीं, ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं हो रहा है। नाउ इन सब चीजों को मतलब अमेलगमेट किया जा सकता है। ठीक है सर। ऑलरेडी यूपीआई तो हमने काफी जगह लगाया है, रहा दूसरे आसान देशों नहीं में है, भी हमने वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन रहा आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, चलना होगा। और सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगता है कि चाइना का जो व्यवहार रहा है, उसका जो विस्तारवाद है वो है। अगर चाइना अपने पे लगाम लगाए तो शायद चीन, रूस और भारत एक साथ आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड चाइना के ऊपर भी करेगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात मैंने की यहाँ पर, क्या वाकई में शी जिनपिंग ने ट्रंप की या अमेरिका की वो नब्ज पकड़ ली है, जहाँ पर थोड़ा सा भी दबाने से ट्रंप अब ताइवान भूल गए हैं? और यहाँ भारत के लिए भी एक बड़ा मैसेज है, भारत के लिए भी बड़ा मैसेज है कि आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स अपने यहाँ पे खोजिए। या देखिए, भारत इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रहा है और अल्टरनेटिव सोर्सेज रेयर अर्थ एलिमेंट के जहां भी उसको मिलने की संभावना मिल रही है, वहां देश में और बाहर भी काम कर रहा है। निश्चित रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट या और दूसरे रॉ मटेरियल की वजह से भारत की प्रगति नहीं रुकेगी, और उसका उदाहरण यही है, आप देखिएगा लिथोग्राफी जो मशीन है आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा जो है आपके यहाँ पर नीदरलैंड्स में हुआ करती है, अब उसको डेनमार्क में हुआ करती है, और उसका जो है ASML जो वर्ल्ड का एक जेंट माना जाता है माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, उसकी 11.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट गुजरात में होने जा रहा है, वो MOU हो चुका है। निश्चित रूप से हमारा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है, देश को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर होना, जिससे कि दुनिया की जो कुदृष्टि है, हमारी समस्याओं को उभारने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मुकाबला किया जा सके। यही एक कारण है कि अब जो है भारत के लिए एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ना हम अमेरिका की तरफ झुकेंगे, ना रूस पर निर्भर करेंगे, चाइना से हम डटकर मुकाबला करते रहेंगे, डिप्लोमेटिकली और रणनीतिक भी। और यही एक कारण है कि आज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर अगर कोई चीज है तो डिफेंस प्रोडक्ट है, और जिस रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान की रिसर्च लेबोरेटरी, IITs, ये सब दिन रात भिड़ी हुई हैं डिफेंस के क्षेत्र में, प्रोडक्शन में। लेकिन वही है, देश के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो खोजने होंगे डॉक्टर साहब। जब तक चाइना का इसके ऊपर कंट्रोल है, 90% प्रोसेसिंग चाइना ही करता है, तो फिर कभी भी वो किसी की भी नब्ज दबा सकता है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो कबूल करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। हम उसका अल्टरनेटिव, हाँ, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में 5 से 6 साल लगेंगे, लेकिन अभी सच्चाई तो यही है कि नहीं, वो जल्दी निकल आएगा। आप देखिएगा, आवश्यकता आविष्कार की जल्दी होती है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ जो परमाणु विस्फोट हुआ था, वो किससे हुआ था? हमने अपना तरीका डेवलप किया। ओके। तो निश्चित रूप से आप सुनिश्चित रहिए, देशवासी भी सुनिश्चित रहे, देश प्रगति पर जा रहा है, देश प्रगति के रास्ते पे है डॉक्टर साहब। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उसको नहीं समझ रहे कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, उसकी भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं, दुनिया में भी चाइना से ही सप्लाई होते हैं, 90% चाइना ही प्रोसेस करता है। बातों से नहीं डॉक्टर साहब, काम से बात बनती है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं लौटता हूँ, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आऊँगा। चलिए, बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका इजराइल में बहस, नेतन्याहू और ट्रंप में 1 घंटे तक तीखी बहस हुई। साथ में आसमान पर था इजरायली पीएम का गुस्सा। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका इजराइल में बहस। बड़ी खबर इस वक्त की, नेतन्याहू और ट्रंप में 1 घंटे तक तीखी बहस हुई। साथ में आसमान पर था इजरायली पीएम का गुस्सा। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनाएंगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस हुई है। एक्सियोस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, ईरान को लेकर दोनों में फोन पर जोरदार बहस हुई। परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर दोनों में काफी टेंशन देखने को मिली, और अमेरिका ईरान से बातचीत करना चाहता था दोनों को लेकर, लेकिन ट्रंप की बातचीत से नेतन्याहू काफी ज्यादा नाराज हो गए और कहा कि बातचीत हो ही नहीं सकती है, ईरान पे तो हमलों की जरूरत है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत से मुद्दे को सुलझाएंगे,
चाहे वो हॉर्मुज का मसला हो या परमाणु का मसला हो। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू पूरे मामले पर गुस्सा हो गए। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा, ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान पर हमला करूंगा। अब ये ठीक थोड़ी देर पहले उनका एक और स्टेटमेंट आ गया, बातचीत फेल हुई तो फिर बड़ा हमला करेंगे। क्या वाकई में नेतन्याहू ट्रंप पर इतना प्रेशर बना रहे हैं कि ट्रंप हर 12 घंटे में अपना बयान चेंज कर रहे हैं? इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले ट्रंप को एक बार सुन लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. So that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. I think they have a president over there that treats him very poorly. एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर, आपके पास आऊँगा। थोड़ा बताइए, क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन, माफ़ करिए, नेतन्याहू जो है वो इस ट्रंप पे प्रेशर बनाने में कामयाब रह रहे हैं जिस प्रकार से? और दोनों क्या ईरान को लेकर एक मत नहीं है? अमेरिका चाहता है कि जंग खत्म हो, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इजराइल चाहता है कि ईरान पर अभी और हमले जारी हों, और इसको लेकर 1 घंटे तक तीखी बहस भी दोनों में हुई। भाई ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो कहूँगा नेतन्याहू वही करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं ट्रंप वही कर रहे हैं। देखिए, जब 2 राष्ट्रों के अध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं, लाइन इतनी सिक्योर होती है कि क्या बात कर रहे हैं कोई तरीका नहीं है कि किसी मीडिया के पास पहुंचे। हम देख चुके हैं वो सिक्योर लाइंस। राष्ट्र अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 अगर मतलब बड़े लड़े से कि आर्मी चीफ और वो बात कर रहे हैं, वो भी कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जनरली जब इस टाइप की बातें आती हैं, ये मीडिया को लीक की जाती हैं, एक किस्म का लॉलीपॉप देके ना कि भाई ये देखो सनसनीखेज है, चलाओ चलाओ करके। तो ये लॉलीपॉप दिए जाते हैं, निकाल लिया जाए, लीक्स बोलते हैं इनको। तो वो लीक्स इसी वेस्टर्न में दिए जिनका हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो वो एक पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आपस में भड़का नहीं भड़का, गुस्सा हुआ। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या क्या बात हुई, किसने क्या कहा। हाँ, पर जो दूसरी बात ये है कि वो नेतान्याहू वो लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप किसी तरीके से उसको टालना चाहते हैं या आदित्य। तो इसमें समझने की पहली बात है कि जंग में लाया कौन अमेरिका को? नेतान्याहू ही खींच के लाए। ये लड़ाई एक्चुअली इजराइल की थी। इजराइल ने वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देखी इसमें कि अमेरिका को खींच के इसमें ले आया। जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, इसमें उसकी मदद करी सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को खींचने में, और इसकी मदद करी यूएई ने, जिनके ऑब्जेक्टिव अलग थे। जो अपना प्रभुत्व चाहते थे, उनका इस्लामिक प्रभुत्व तब तक नहीं बन सकता था जब तक ईरान की ये रजीम है जो उसमें रुकावट थी। तो ये जो है इन्फ्लुएंसेस ये आज भी हैं, और ये इस जंग को बैंक रोल कर रहे हैं। यानी कि पैसा सारा अमेरिका का खर्च नहीं हो रहा, बैंक रोल ये लोग कर रहे हैं। और ये सिचुएशन आज भी वैसी है। अमेरिका की प्रॉब्लम सिर्फ उसकी इंटरनल डिसेंशन है। इंटरनल डिसेंशन मतलब अपने देश के अंदर, सेनेट के अंदर, और जो उनकी प्रेस के अंदर जो रेटिंग वगैरह गिर रही है। ट्रंप की प्रॉब्लम वो है। यहाँ पे उसको पूरी सपोर्ट मतलब हर तरफ से मिलेगी। और इन एनी केस रायल क्लियर कर चुका है, आपने जाना है तो जाओ, हम फिर भी हमले जारी रखेंगे। बिकॉज उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि भाई अभी इसको निपटा दो, परमानेंट सोल्यूशन कर दो पूरे मिडिल ईस्ट। क्या मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है। राजन जम्वाल सर, छोटा सा सवाल जिसका एक जवाब चाहिए 30 सेकंड में। क्या अमेरिका के बिना इजराइल ईरान को निपटा सकता है विदाउट न्यूक्लियर? बिल्कुल। देखिए ना, ऑब्वियसली विदाउट न्यूक्लियर देखिए
इजराइल ने बेसिकली इन ये जो 40-50 दिन जो जी। ब्रेक रहा है, इसके अंदर अगेन रीस्टॉकिंग कर ली है। ओके, इजराइल का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका फायर पावर नहीं है, उसका प्रिसीजन और इंटेलिजेंस सर्विसेज है। इंटेलिजेंस मतलब डीप इनसाइड एग्जैक्टली कौन कहाँ है। अभी उसको प्रॉब्लम है कि जी। टारगेट लिस्ट अमेरिका से अप्रूव होती है, अमेरिका लेकिन बोलता वही है नहीं, इसको प्रॉब्लम नहीं यही है ना मारना, कि इसको मार देगा, आयतुल्लाह उसको काम मार नहीं देगा। गया आप तो कोई यकीन और आ करो, गया। ये बंदिश हट गई, वो ठीक है। पूरी लीडरशिप को खत्म कर देगी। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि ईरान की लीडरशिप का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि एक खत्म होता है तो दूसरा वहां पे खड़ा हो जाता है, हमें यह भी समझना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आखिरी पॉइंट है जिस पे मैं चाहूंगा आप थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दें अपना। क्या वाकई में जो नेतन्याहू हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को गाइड कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं कि फैसले मैं ले रहा हूं, मुझे नेतन्याहू से पूछने की जरूरत नहीं है, और ये जंग अमेरिका की है, इजराइल हमें लेकर नहीं आया है। डॉक्टर साहब। ये उनका कहना है, पर हकीकत पूरी दुनिया जानती है जी। कि अगर इजराइल ने ये शुरू नहीं किया होता तो अमेरिका बीच में मैदान में नहीं कूद सकता था। इट इज ओनली द इजराइल जिसने कि इसको अमेरिका को मजबूर किया है कि वो हमला करे, ये डर दिखाकर के देखो मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, कहाँ पर अलीतुल्लाह खोमेनी बैठे थे, अपन ने उनको खत्म कर दिया, ये जानकारी भी सही है, कहाँ पर इनका न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ है तो उसको खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये अगर आईसीबीएम बना लेंगे तो सबसे पहले हमको तो खत्म करेंगे, लेकिन साथ में अमेरिका पर भी हमला कर देंगे। और अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सब कुछ सहन कर सकता है, उसकी जमीन पर एक अगर मिसाइल भी फट गई तो वो बौखला जाएगा, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसने एटम बम फोड़ने के समय किया था। राजेश जी, निश्चित रूप से इजराइल को रोकना ट्रंप के बस में नहीं है, उसको जो समझ में आता है वो करता है। ऑपरेशन एनटीबी में हम देख चुके हैं उसका प्रिसीशन, उसका प्रशिक्षण, उसकी फौजी ताकत और उसका दिमाग कितना इंटेलिजेंट है। हम लोग तो कल का सोचते हैं, वो अगले कई दिनों का सोचकर आगे अपने विज्ञान को डिफेंस के रूप में डेवलप करके आगे वो हमने देख लिया जब लेबनान में जब पेजर फटे थे तो शायद हिजबुल्लाह को भी एहसास हो गया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर राजन जम्बाल सर शुक्रिया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।